हेलो फ्रेंड, वेलकम यू ऑन वी फॉर यूपीएससी और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रत्नेश कुमार गिरी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग केबीसी फॉर्मेट में क्यूज को कंटिन्यू कर रहे हैं और 3 एपिसोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। और उम्मीद है आपने अगर ये तीनों एपिसोड देखा होगा तो आपको काफ़ी अच्छी एक इन्फॉर्मेशन मिली होगी। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस के लेवल में रख रहा हूँ दोस्तों, ये कुछ आप बिल्कुल इजी भी नहीं कर सकते और बिल्कुल टफ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज के टाइम में आपको डायनेमिक टाइप के क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं और उसी हिसाब से सॉल्व करने पड़ते हैं। रटे रटाए सवालों से आजकल आपका गुजारा नहीं हो पाएगा, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नॉलेज गेन कर रहे हो। तो इस एपिसोड्स और इन सारी चीज़ों का मकसद यही है कि आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर किया जाए, साथ ही साथ ढेर सारी इन्फॉर्मेशन भी दी जाए। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ पर्यावरण के ध्यान जरूर रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है इन सबसे बढ़ के। बड़ों को प्यार सॉरी बड़ों को आप आदर दीजिए, छोटों को प्यार जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। और मैं हर बार की तरह फिर इस बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए साथ ही साथ, ताकि इससे आपको दो चीज़ें होंगी। एक तो हमें पता चलेगा कि आप कितनी नॉलेज गेन कर रहे हो अलग अलग मीडियम से, और दूसरा आपको भी एक ऑनेस्ट रिव्यू मिलेगा कि हाँ, आपने इन 15 सवालों में से कितने सवालों को ऑनेस्टली जो है आपका जवाब सही हुआ है। तो आपको खुद से आपका इवैल्यूएशन करने का मौका मिलेगा, स्व मूल्यांकन करने का मौका मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उम्मीद है आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगेगा। थोड़ी अगर आपको स्पीड की प्रॉब्लम हो तो आप इसको थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं, या हो सके तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप हेडफोन के साथ इसको सुने तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको देखिए, फर्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते चलेंगे तो मिक्स सवाल होंगे दोस्तों इसमें। आपके पर्यावरण, साइंस, सोशल, संविधान, करंट सबसे मिक्स होंगे। तो चलिए मज़ा आएगा। पहला सवाल आपके लिए देखिए, सवाल हमेशा की तरह इंग्लिश में रहेगा दोस्तों, ताकि मैं इसको अच्छे से समझा पाऊंगा, साथ ही साथ आप चीज़ों की इंग्लिश टर्म को भी अच्छे से समझ पाओगे। तो 500 सांकेतिक रुपयों के लिए आपका पहला सवाल ये रहा कि वाई विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वुमेन गेट 33% रिजर्वेशन इन लोकसभा। अभी आपको पता होगा कि हाल ही में संसद में एक विधेयक पास हुआ है जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा, अब ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं पर आपको सवाल में फंसाने का प्रयास किया जाएगा कि पूरे संसद में। तो राज्यसभा, विधान परिषद, इन जगह पे इस रिजर्वेशन की बात नहीं है दोस्तों। सिर्फ लोकसभा और विधानसभा में ये आपका रिजर्वेशन दिया जाएगा। और रिजर्वेशन वो है कितना दोस्तों? 33% रिजर्वेशन है। तो आपको बताना ये है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा महिलाओं को लोकसभा में और विधानसभा में 33% रिजर्वेशन प्राप्त हुआ है। आपके ऑप्शन है 104वां संविधान संशोधन, 105वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन और 108वां संविधान संशोधन। जब भी कोई विधेयक विधेयक अलग चीज़ है दोस्तों, मे बी इसमें अगर आपको पूछ लिया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, तो बिल अलग है, एक्ट अलग है। जब भी कोई चीज़ हम लाते हैं संसद में तो उसको बिल कहते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे बिल आपके पास हो जाएं। तो आपके बिल नंबर अलग होता है और आपका एक्ट नंबर अलग होता है। हमेशा आप देखोगे जो बिल नंबर है वो एक्ट नंबर से ज़्यादा होगा। जैसे आप देखोगे तो मे बी इसके लिए 108वां संविधान संशोधन अगर ये है या 105वां है, तो इसका जो बिल नंबर है वो आपको 120वां, 125वां, 130वां देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिल नंबर ज़्यादा होगा, सारे बिल पास नहीं होते हैं। चलिए, उम्मीद है आपने अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दे दिए होंगे बिल्कुल ऑनेस्टली के साथ। आंसर की तरफ बढ़ते हैं और आपका 500 रुपये सांकेतिक रुपये के लिए आपका सवाल ये रहा। आपके जवाब देखिए दोस्तों, और इसको साथ ही साथ अगर आप चाहें तो नोट्स भी करते चल सकते हैं, आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें रहती है। तो देखिए, आपका जवाब इस तरह से आ रहा है और इसका सही जवाब है 108वां संविधान संशोधन। आपको पता होगा कि 108वां संविधान संशोधन, जिसको महिला वंदन या महिला वंदन योजना ही संभवतः इसको बोल रहे हैं, जिसमें ये बोला जा रहा है कि जो विधानसभा है और लोकसभा है उसमें हम लोग महिलाओं को की संख्या बढ़ाएंगे और उनको 33% रिजर्वेशन देने की बात है। यानी इस सरकार ने संसद में भी लोकल, आपको पता होगा कि पंचायती राज में और आपके नगर निगम में पहले से इस तरह के रिजर्वेशन की व्यवस्था है, लेकिन उच्च स्तर पे, राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर पे पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई जिसमें महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा।
अब आपको ये बताना है कि बिहार में, अगर आप बिहार से बिलॉन्ग करते हो या जिस स्टेट से भी बिलॉन्ग करते हो, तो आपको बताना है कि आपके यहाँ जो आपके नगर निगम है या जो पीआरआई है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उसमें कितने प्रतिशत का रिजर्वेशन महिलाओं को है। साथ ही साथ एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन देते चलूँ कि 103वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत आपकी जो जनरल कास्ट में जो आपके अनरिजर्व कैटेगरी है, उसमें जो बैकवर्ड लोग हैं, आपके आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, तो उनको 10% का रिजर्वेशन दिया गया था। 104वां संविधान संशोधन हुआ है, जिसमें आपका जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, सॉरी, जो आपके एससी एसटी हैं, उनको और 10 साल की अवधि के लिए बढ़ाया गया। और 105वां संशोधन वो है जिसमें राज्य के जो आपके रिजर्वेशन लिस्ट हैं, उसको केंद्र के रिजर्वेशन लिस्ट से अलग किया गया, यानी हर राज्यों का जो आपने आरक्षण का रोस्टर है, आरक्षण की श्रेणी है, वो केंद्र से अलग होगी। तो इस तरह से आपको सारे इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और आपका नेक्स्ट सवाल ये रहा। सवाल सिंपल है और ज्योग्राफी से है, तो आपको बताना है कि 1000 के सांकेतिक रुपयों के लिए कि व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट पेनिनसुला। ये आपने पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इस तरह के सवाल हर तरह के आपके एग्जाम में बनते हैं, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे आपके एसएससी के हों। इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा जो पेनिनसुला, पेनिनसुला आपको पता होना चाहिए, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? तो वैसा क्षेत्र जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, उसको बोलते हैं प्रायद्वीप, और जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, उसको बोलते हैं द्वीप। तो सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। और दूसरा है आपका प्रायद्वीप। तो आपको बताना है कि प्रायद्वीप कौन सा है। इंडियन पेनिनसुला, भारतीय आपके प्रायद्वीप, जिसमें आप देखो भारत का नीचे का हिस्सा आप देखोगे तो 3 तरफ से पानी से घिरा है, अरब सागर, हिंद महासागर और आपकी बंगाल की खाड़ी। इसी ढंग से ऑस्ट्रेलिया पेनिनसुला, तो ऑस्ट्रेलिया आपको संभवतः पता हो, अगर आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देखो तो आप इसको इजी एलिमिनेट कर पाओगे। फिर आपका है अरब पेनिनसुला, अरब क्षेत्र जो आप देखते हो, जिसमें सऊदी अरब, आपका यमन, ओमान, यूएई, इस तरह के क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएंगे। और चौथा है इंडोनेशिया पेनिनसुला। ऑप्शन मैंने लगभग लगभग इजी दिए हैं, जिसमें आप 2 को तो इजी एलिमिनेट कर सकते हो, सिर्फ 2 में ही आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपको बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देते जाइए, और चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं, समय को समाप्त करते हुए। और आपका आंसर इस सवाल का ये रहा, अरब पेनिनसुला, अरब प्रायद्वीप, जिसमें आप देखते हो कि सऊदी अरब, यूएई, जिसमें दुबई भी आता है, और साथ ही साथ आपको ओमान, उसके साथ साथ यमन, ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएंगे, ये हैं कहलाते हैं आपके अरब पेनिनसुला। और इस अरब पेनिनसुला वाले क्षेत्र को ही दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला माना जाता है। इस क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो आपको तेल के भंडार बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, और आपके तेल के भंडार के कारण, तेल के व्यापार के कारण ये क्षेत्र आज के समय में काफ़ी ज़्यादा समृद्ध हो चुका है। साथ ही साथ आज के टाइम में यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स देखने को मिल जाएंगे जो एक दूसरे पे हमला करते हैं, जिसमें हौती रेबल्स, हिजबुल्ला, इस तरह के ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस क्षेत्र में आज के टाइम में अशांति जो है काफ़ी ज़्यादा व्याप्त हो गई है। फिलहाल इस सही सवाल का सही जवाब है अरब प्रायद्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है दोस्तों। भारत का दक्षिणी भाग भी आपका प्रायद्वीप है, तो भारतीय प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस सवाल का सही जवाब अरब प्रायद्वीप। चलिए 2000 के सांकेतिक रुपयों के लिए आपका सवाल ये रहा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग और साइंस से जुड़ा हुआ सवाल है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, और आप सबसे जुड़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अभी तक आप देखते होंगे कि जो इंटरनेट चलती है, कभी कभी मौसम खराब होने पे इंटरनेट की रफ्तार धीमी हो जाती है, कभी कभी कहीं पे केबल टूट जाता है, तूफान आ जाता है, तो रास्ते में केबल टूटने के कारण इस तरह की समस्याएं होती हैं। लेकिन अब जो है बहुत सारे, अमेरिका में आप देखोगे तो एलन मस्क की जो कंपनी है, और भी ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो उपग्रह के माध्यम से अब इंटरनेट प्रोवाइड करती है, इंटरनेट देती है, जिसके कारण आपको किसी भी मौसम में निर्बाध रूप से, बिना किसी तकलीफ के, किसी भी मौसम में, बिना किसी तार के झंझट के आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको बताना है कि भारत की वो कौन सी पहली सर्विस प्रोवाइडर है जो इंटरनेट के माध्यम से आपको सर्विस प्रोवाइड कराएगी, सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट सर्विस देगी। बताइए। पहला सवाल ऑप्शन है आपका एयरटेल, दूसरा है जियो, तीसरा है बीएसएनएल, और चौथा है वीआई। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी वो कंपनी है जो सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट देने वाली पहली भारतीय कंपनी है। समय को समाप्त करते हैं दोस्तों, चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं।
और इसका सही जवाब होगा दोस्तों, आपको देखते चलिए, इसका सही जवाब है जियो। अभी हाल ही में अगर आप देखोगे तो जियो ने जियो एयर के नाम से आपका एक जियो फाइबर यानी अब इंटरनेट सर्विस जो है स्टार्ट की है, जिसके कारण यहाँ पर जो है डायरेक्ट सैटेलाइट से बिना किसी तार के झंझट को आपके इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी, जो किसी भी मौसम में, किसी भी समय, किसी भी मौसम में आपको बिना किसी रुकावट के आपको क्वालिटी फुल सर्विस प्रोवाइड कराएगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। और अगला सवाल आपका 3500 के सांकेतिक रुपए के लिए सिंपल है बट ट्रिकी सवाल है। और सवाल ये है आपका कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि अभी वर्तमान समय में भारत की महामहिम है, राष्ट्रपति हैं, और इसी राष्ट्रपति के पद के कारण हमारा देश गणतंत्र कहलाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको बताना ये है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत की कौन सी राष्ट्रपति हैं, कितने नंबर की राष्ट्रपति हैं। जैसे आपको पता होगा कि पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरह से द्रौपदी मुर्मू जो साहिबा हैं, महामहिम हैं, ये भारत की किस नंबर की राष्ट्रपति हैं। आपके ऑप्शन है 16, 16वां, 15वां, 14वां और 16वां। दो दो बार 16वां हो चुका है। खैर, आप इसको इजी एलिमिनेट कर सकते हो कि 16वां है तो मे बी ये आपका नहीं है। अब आप इन दोनों में से डिसाइड कर लो, या ये भी हो सकता है दोस्तों, मे बी मैंने एक से ज़्यादा बार उसको लिख दिया हो। तो आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देते चले कि द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की किस नंबर की राष्ट्रपति हैं। सवाल सिंपल है बट ट्रिकी है। और फिर से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल ईमानदारी के साथ जवाब, और सेशन अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, मेहनत काफ़ी लगती है इसमें। चलिए, समय को समाप्त कर दिया मैंने और अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं। और आपका इसका सही जवाब होगा दोस्तों 15वां। देखिए आपको मैं इसका सही जवाब देता चलूँ कि देखिए अ, द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के 15वीं राष्ट्रपति हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो इलेक्शन हुआ था, जो द्रौपदी मुर्मू साहिबा का जो इलेक्शन हुआ था, वो इलेक्शन है 16वां। तो आपको पता होना चाहिए, चूंकि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बन चुके थे, तो इसीलिए जो नंबर है प्रेसिडेंट का, जो नंबर है वो 15वां है, यानी ये 15वें व्यक्ति हैं। लेकिन अगर आपको चुनाव की बात की जाए तो चुनाव ये 16वां है। तो यहाँ पर ये प्रेसिडेंट का नाम पूछा था कि ये किस नंबर की है, तो ये 15वां है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से इलेक्शन जीती हुआ था, तो 16वां। तो फिलहाल आपका सही जवाब है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। चलिए, आप कमेंट सेक्शन में ये बताते चलें कि भारत में वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है और वो किस नंबर के हैं, वो भी बताते चलें। बिल्कुल ईमानदारी के साथ भारत के उपराष्ट्रपति का नाम कमेंट सेक्शन में लिखें, और उनके नंबर को भी लिखेंगे कि वो किस नंबर के हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5000 के सांकेतिक रुपयों के लिए आपका सवाल ये है, और फिर से ज्योग्राफी का एक सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल पोर्ट। पिछली बार मैंने आपसे पूछा था टाइडल पोर्ट। इस तरह के सवाल आपको आने चाहिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम की, क्योंकि ऐसे सवाल आपको बन जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप पढ़ रहे हो हायर क्लासेस में तब भी। तो आपको बताना यह है कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। बंदरगाह मैंने पिछली बार ही आपको बताया कि बंदरगाह वो होता है जहाँ पर पानी के बड़े बड़े जहाज, चाहे नदियों में चाहे समुद्र में, आकर के रुकते हैं और साथ ही साथ वहां पर व्यापार करते हैं। तो आपको बताना है कि यह है कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। कांडला, चेन्नई, एनोर और कोलकाता, इन चारों में भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। चलिए जल्दी से अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देते जाइए और मैं समय को तेजी से समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपने अपने जवाब दर्ज कर दिए होंगे। चलिए, समय समाप्त हुआ और अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों चेन्नई। चेन्नई जो है, जो कि आपकी तमिलनाडु की राजधानी भी है, और चेन्नई जो है आपका बंगाल की खाड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है। खासतौर पे व्यापार के दृष्टि से देखोगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो चेन्नई बंदरगाह है ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं समय को समाप्त करते हुए। अब देखिए, अब आपको थोड़ा सा एक डायनेमिक सवाल आ रहा है जो आपको सोचना है, और इस चीज़ को ध्यान से सुनना भी है, क्योंकि इजी ट्रू सवाल मैं हमेशा नहीं दे सकता। थोड़ा सोचिए, इस सवाल को ध्यान से सुनिए और सोचिए, उस हिसाब से आंसर दीजिए।
सवाल ये है कि दिस इज़ अ डिवोशनल प्लेस, यानी एक ये धार्मिक जगह है। और पिछली बार मैंने मंदिर पूछा था, इस बार जगह है। तो यहाँ पूछा जा रहा है एक शहर के बारे में बात हो रही है कि ये शहर जो है डिवोशनल प्लेस है, भक्तिमय शहर है, धार्मिक शहर है। किनका? तो भगवान शिव का। यानी ये जो नगरी है ये शिव जी की नगरी है। और यहाँ पर जो होली हिमालयन रिवर, यहाँ पर जो है हिमालय से एक बहुत ही पवित्र नदी बहती है। आपकी किस मंदिर के किनारे? तो विश्वनाथ मंदिर के किनारे से। यानी यहाँ पर एक आपको मंदिर भी इस शहर में देखने को मिल जाएगा, बहुत ही फेमस आपका विश्वनाथ टेम्पल। यहाँ पर हिमालय से आने वाली एक बहुत ही पवित्र नदी भी बहती है। और ये जो शहर है ये आपका भगवान शिव को समर्पित है। साथ ही साथ यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो शहर है ये मोस्ट एनिशिएंट लिविंग सिटी, यानी अभी जहाँ पर दुनिया के जितने शहर अभी तक बसे हुए हैं, जो आज भी जीवित हैं, जहाँ आज भी लोग रह रहे हैं उसी रूप में। तो आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो शहर है ये दुनिया के सबसे पुराने शहरों में एक है। तो 4 क्लू हैं। पहला क्लू है कि ये जो शहर है ये दुनिया का सबसे पुराना शहर है। दूसरा, ये शहर भगवान शिव को समर्पित है, यानी ये शिव जी की नगरी है। तीसरा, यहाँ पर आपका विश्वनाथ मंदिर है। और चौथा, यहाँ से बहुत ही पवित्र एक हिमालय की नदी बहती है। तो आपको बताना इन सभी को समाहित करते हुए इन चारों में से वो कौन सा शहर है जो आपको मैच करता है। पहला ऑप्शन है आपका वाराणसी यानी बनारस, दूसरा है आपका देवघर, तीसरा है उज्जैन और चौथा है ऋषिकेश। आपको ये बताना है कि ये कौन सा वो चारों में कौन सा शहर है जिसमें ये सभी खूबियां समाहित है। चलिए अपने जवाब को कमेंट सेक्शन में जल्दी से देते जाइए। उम्मीद है आपने दे दिया होगा। चलिए समय को समाप्त करते हैं और आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आपके आंसर्स हैं दोस्तों वाराणसी, बनारस, काशी। आप जानते हो काशी विश्वनाथ मंदिर को, कि यहाँ पर भगवान शिव की नगरी है ये काशी विश्वनाथ। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में है दोस्तों। और आज भी आपको पता होगा कि दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी बोला जाता है बनारस को, कि दुनिया की ये सबसे ओल्डेस्ट कल्चरल सिटी है जहाँ जो आज भी अपने ट्रेडिशन को, अपनी संस्कृति को बनाए हुए है। यहाँ से एक बहुत ही पवित्र नदी गंगा आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये सही जवाब होगा आपका वाराणसी। देवघर जो है ये भी शिव जी को समर्पित है, यहाँ भी एक मंदिर है। और यहाँ से भी आपका गंगा बहती है थोड़ी दूर से, सुल्तानगंज से। लेकिन ये दुनिया के सबसे पुराने शहर में उज्जैन के पास से गंगा नहीं बहती, यहाँ भी शिव जी की नगरी है। और ऋषिकेश जो है आपका दुनिया का सबसे पुराना शहर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका 15,000 सांकेतिक रुपए के लिए सिंपल साइंटिफिक सवाल है, साइंस का रटा रटाया सवाल भी आप कर सकते हो कि इनमें से किस को लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस बोला जाता है। यानी किस गैस को या किस यौगिक को लाफिंग गैस के रूप में बताया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। इसमें से वो कौन सा है जिसको लाफिंग गैस कहते हैं? बहुत ही इजी थ्रू सवाल है, आप इसको आसानी से कर पाएंगे अगर आपने कभी भी पढ़ा होगा। फैक्चुअल है, आप इसमें तुक्का नहीं मार सकते, या तो पता है तो ठीक है। लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। चलिए अपने जवाब जल्दी से कमेंट सेक्शन में दर्ज कीजिए और मैं समय को समाप्त कर रहा हूँ। और अब आपका जवाब आ गया दोस्तों। और इस जवाब को देखिए तो आपका सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है दोस्तों N2O। याद रखिएगा फॉर्मूले को, आपको इसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। कभी कभी आपको नाइट्रस ऑक्साइड ना देके आपको इसका फॉर्मूला दे देगा, तो आपको याद होना चाहिए इसका फॉर्मूला होगा N2O। नाइट्रस ऑक्साइड वो गैस है जो जिसको हम लोग लाफिंग गैस बोलते हैं, हंसाने वाली गैस। जब भी इस किसी व्यक्ति पे इस गैस का यूज किया जाता है तो वो व्यक्ति जो है अपने कंट्रोल को खो देता है और बात बात पे वो हंसना शुरू कर देता है। अब एक भारत सरकार की एक मुहिम के बारे में एक सवाल है दोस्तों। सवाल करंट से जुड़ा हुआ है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू स्कीम लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू रिवाइव वेटलैंड्स एंड मैनग्रोव। वेटलैंड आपको पता होना चाहिए दलदल, और मैनग्रोव जो समुद्र के किनारे वाले दलदलीय क्षेत्र होते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है कि वेटलैंड यानी दलदल मीठे पानी का, और मैनग्रोव यानी खारे पानी का दलदल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि ये ना कंट्रोल करता है लैंड और वाटर के बीच में, यानी जल और स्थल के बीच में एक बैलेंस का काम करता है। बहुत सारे जीवों का ये घर भी होता है और साथ ही साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी सिंक करने का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है वेटलैंड, दलदलीय क्षेत्र।
तो भारत सरकार ने एक स्कीम चलाई है इन दलदलों को, इन खारे पानी की मैंग्रोव्स को बचाने के लिए। तो आपको बताना है कि इन चारों में से वो कौन-सा मुहिम है, कौन-सी स्कीम है जो इस मैंग्रोव को रिवाइव करेगा, इस दलदलीय वेटलैंड्स को रिवाइव करेगा। आपके ऑप्शन है अमृत धरोहर, अमृत वन, अमृत कवच और अमृत विकास। चारों में से वो कौन-सा स्कीम है? अमृत धरोहर, अमृत वन, अमृत कवच, अमृत विकास, जिसका यूज या जिसका लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा दलदलीय और मैंग्रोव क्षेत्रों को बचाना है। चलिए, समय समाप्त हो गया। कमेंट सेक्शन में आपने दे दिया होगा। आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर है दोस्तों आपका अमृत धरोहर। अमृत धरोहर वो स्कीम है दोस्तों जिसका लक्ष्य है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा दलदलीय क्षेत्र और समुद्र के किनारे वाले मैंग्रोव क्षेत्रों को बचाया जाए, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि ये बहुत सारे पक्षी पशुओं के आवास का भी काम करते हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ सवाल ये है दोस्तों कि हु इज एक्चुअली ये वाट होता, हु इज व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट इंडियन रेलवे, यानी भारतीय रेलवे के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है। आपको जो नहीं है, मतलब जो सही नहीं है उसको आपको चुनना है। अगर सब कुछ सही है तो फिर आप डी के साथ जाएंगे, अगर कोई गलत है तो आप उसके साथ जाएंगे। बोला जा रहा है कि देखिए, भारत की जो सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट है, जो भारत की सबसे बड़ी ट्रेन जो दौड़ती है सबसे दूरी वाली, उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। ये पहला आपका सेंटेंस है। दूसरा बोल रहा है कि भारत में रेलवे को कई जोन में बांटा गया है। तो बोल रहा है कि नॉर्थ वेस्ट जो जोन है उसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जयपुर है। और तीसरा बोला जा रहा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म, सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म की जो संख्या है वो हावड़ा जंक्शन पे है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। अगर ये तीनों सही हैं तो फिर आप जाओगे नन ऑफ दी एबव के साथ। अगर इसमें तीनों में से कोई गलत लग रहा है तो आप उसके साथ जाओगे। लॉन्गेस्ट रूट यानी सबसे लंबी दूरी की ट्रेन विवेक एक्सप्रेस। जो आपका नॉर्थ यानी उत्तर पश्चिम जोन जो है रेलवे का, उसका मुख्यालय जयपुर, और सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म की संख्या हावड़ा जंक्शन। आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दर्ज कीजिए। चलिए, समय को समाप्त कर रहा हूं दोस्तों, और इसका सही जवाब है नन ऑफ द एबव, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही आपको सही देखने को मिल जाएंगे। भारत की जो सबसे लंबी की जो दूरी की ट्रेन है ये है विवेक एक्सप्रेस, जो आमतौर पे आपके असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। ये लगभग 5,000 किलोमीटर का आसपास का रूट कवर करता है, और ये वर्तमान समय में भारत में सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है, ये याद रखिएगा। फिर बोला जा रहा है कि जो नॉर्थ वेस्ट रेलवे जोन है, जो आपका उत्तर पश्चिम रेलवे आपका जोन कह सकते हो, ये इसका मुख्यालय जयपुर है। ये भी सही है। और ये आपका देखा जाए तो भारत का 19वां रेलवे जोन है। अगर आप कलकत्ता मेट्रो को हटा दो तो रेलवे के हिसाब से 18, और कुल संख्या के हिसाब से देखोगे तो 19वां। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि भारत के सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म वाली जो स्टेशन है वो हावड़ा जंक्शन ही है। यहाँ पर आपको संभवतः 25 प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएगी। एक आध ऊपर नीचे हो सकता है, मेरे हिसाब से 25 है। और यहाँ 3 अलग अलग जोन्स के 3 अलग अलग क्षेत्रों के ट्रेनें खुलती है, अलग अलग जोन से। तो याद रखिएगा कि आपका इन तीनों के तीनों ही सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 80,000 सांकेतिक रुपयों के लिए आपका सवाल ये है। साइंस का सवाल है, इजी है बट ट्रिकी है। सवाल है आपका, एक तत्व के बारे में बात कर रहा है, और वो तत्व कैसा है दोस्तों? तो देखिए, दिस इज अ मेटल एलिमेंट्स, यानी ये जो तत्व है जिसके बारे में सवाल है वो धातु है। फिर बोला जा रहा है कि साइंटिफिकली नोन एज कैलियम, यानी उसका वैज्ञानिक नाम कैलियम है। फिर और आपको हिंट दे रहा है कि हैविंग हाईएस्ट रिएक्टिविटी, जो आपकी सक्रियताशीलता है, जो आपका आप कह सकते हो कि रिप्लेसमेंट रेट है, सक्रियता कि कौन किसको रिप्लेस करेगा, कौन किससे ज़्यादा सक्रिय है। तो बोला जाता है कि जितने भी तत्व हैं उन सब में सबसे ज़्यादा सक्रिय है ये, सबसे हाईएस्ट है, सबसे ऊपर होगा धातु की सक्रियताशीलता में। और बोल रहा है कि इसकी बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। 4 हिंट है। पहला हिंट है कि जिस धातु के बारे में बताना है वो मेटल है, यानी वो जो मेटल है धातु है। दूसरा,
वो जो तत्व है उसको वैज्ञानिक रूप से कैलियम बोला जाता है। तीसरा, सबसे ज़्यादा वो सक्रिय है। और चौथा, उसके बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से वो कौन सा तत्व है जिसके बारे जो इन सभी को समाहित कर रहा है, जिसके बारे में बात की जा रही है। आपके पहला ऑप्शन है पोटेशियम, दूसरा ऑप्शन है कार्बन, तीसरा ऑप्शन है सोडियम और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम। बताना है कि इन चारों में से वो कौन सा तत्व है जो इन सभी खूबियों से लैस है। चलिए समय को समाप्त करते हैं और आपके आंसर्स हैं कैलियम, यानी कि जिसको आप सामान्य भाषा में बोलते हो पोटेशियम, जिसका संकेत होता है दोस्तों इस कैलियम के कारण के। क्योंकि आपको पता होगा कि जो तत्वों के जो नाम हैं वो उसके जो संकेत हैं वो उसके वैज्ञानिक नाम से दिए जाते हैं, और चूंकि पोटेशियम का वैज्ञानिक नाम है कैलियम, तो इसीलिए इसका संकेत होता है के। और इसका परमाणु संख्या है 19, जिसके कारण अगर आप इसका रेडियो विन्यास करोगे, तो रासायनिक विन्यास, तो फिर आपको मिलेगा 2881। उसके कारण इसकी बाहरी कक्षा में आपको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। और ये आप ये भी जान लो कि जितने भी तत्व हैं सक्रियशीलता में ये सबसे ऊपर है, यानी अगर कोई और तत्व होगा तो ये उसको हटा करके उसकी जगह ले लेगा। सबसे पावरफुल, सबसे एक्टिव एलिमेंट्स ये माना जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर करते जाइए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। चलिए, 1 लाख सांकेतिक रुपयों के लिए सवाल है। फिर से आपका एक ज्योग्राफी का सवाल कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। वर्षा वन, अलग अलग तरह के वन पाए जाते हैं, वर्षा वन, पतझड़ वन, शुष्क वन। तो आपको बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन कौन सा है। पहला है आपका अमेज़न, दूसरा है कॉन्गो, तीसरा है इंडियन फॉरेस्ट यानी भारतीय वर्षा वन, और चौथा ऑस्ट्रेलिया वर्षा वन। इनमें से कौन सा वर्षा वन है, किस क्षेत्र का वर्षा वन है जो दुनिया में सबसे बड़ा वर्षा वन माना जाता है। अमेज़न क्षेत्र का वर्षा वन, दूसरा है कॉन्गो क्षेत्र का वर्षा वन, तीसरा है भारतीय उपमहाद्वीप का वर्षा वन और चौथा ऑस्ट्रेलियन उपमहाद्वीप का वर्षा वन। चारों में से कौन सा वर्षा वन। वर्षा वन उसको बोलते हैं जो विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। उसके कारण आपको यहाँ पर बहुत अच्छी आप देख सकते हो फॉरेस्ट इकोसिस्टम यानी वन पारिस्थितिकी देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी खतरनाक जीव भी इन क्षेत्रों में मिलेंगे और दलदल भी उतने ही ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि हर दिन लगभग वर्षा हो जाती है। इस क्षेत्र में आपको बड़े से बड़े विषैले जीव भी मिलेंगे, बड़ी बड़ी नदियाँ भी मिलेंगी। चलिए, उम्मीद है आपने अपने जवाब दर्ज कर दिए होंगे। समय को समाप्त करते हैं और आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों अमेज़न। आपको पता होगा कि अमेज़न जो आपका दक्षिण अमेरिका, लैटिन अमेरिका महाद्वीप जिसको बोलते हो, वहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाएगा। इस क्षेत्र में जो सबसे बड़ी नदी है, दुनिया की सबसे चौड़ी नदी बहाव के क्षेत्र से, लंबी नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, लंबी जो है वो नील है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी जो है अमेज़न, वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ये जो वर्षा वन है ये मुख्यतः ब्राज़ील, वेनेजुएला इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाएगा, यानी जो दक्षिण अमेरिका का ऊपरी भाग है वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। फ्रेंच गुयाना, ब्राज़ील इन क्षेत्रों में। इस क्षेत्र में आपको दुनिया का सबसे बड़ा सांप भी देखने को मिलता है। आप उस सांप का नाम कमेंट सेक्शन में बताते चलें कि दुनिया का सबसे बड़ा जो सांप है वो कौन सा है और कहाँ पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये तो मैं आपको बता ही देता हूँ, ब्राज़ील में ही है। आप उस सांप का नाम बताएं। कॉन्गो भी एक बहुत ही फेमस वर्षा वन है, और बाकी ये दोनों भी वर्षा वन हैं, कुछ क्षेत्र हैं बट उतने इंपॉर्टेंट है नहीं। तो आपका सही जवाब होगा दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन अमेज़न। आप ये भी आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ इतने अच्छे और सघन वन हैं कि इस जंगल को लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है, यानी पृथ्वी का फेफड़ा। या पृथ्वी का जितना ऑक्सीजन आप देख रहे हो उसका 20% अकेले सिर्फ ये अमेज़न का वर्षा वन आपको शुद्ध करके देता है। इसीलिए अगर ये वन खत्म हो जाएगा तो आपकी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल 3 लाख सांकेतिक रुपयों के लिए, और फिर से एक ज्योग्राफी का सवाल, फैक्चुअल है लेकिन इम्पोर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइएस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। अगर अभी तक आपने पढ़ा होगा, रट्टा मारा होगा, तो आपको ये पता होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है।
लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा विकट, सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन-सा है, जिसमें सर्वाइव करना, जिसमें रह पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये बताना है आपको कि दुनिया का सबसे विकट, सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन-सा है। ऑप्शन है आपके सहारा, जो कि अफ्रीका में मिलेगा, गोबी, जो कि आपकी चीन और मंगोलिया वाले हिस्से में देखने को मिलेगा, अटकामा, जो कि आपकी दक्षिण अमेरिका में मिलेगा, और थार, जो कि आप सभी को पता है कहाँ मिलेगा, भारत पाकिस्तान वाले। तो दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान, सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है दोस्तों, वो सबसे शुष्क नहीं है, ये याद रखिएगा। मैं आपको नाम तो नहीं बता रहा सबसे बड़े का, वो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो फिर आप क्या बोलूँ, चलिए मैं बता देता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा, लेकिन आपका जवाब ये नहीं है। एक तो मैंने एलिमिनेट कर दिया, सहारा जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, बट ये आपका सही जवाब नहीं है। तो बाकी तीन में आप देखिए कि दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है। बहुत ही मुश्किल होता है यहाँ पे रहना। चलिए समय को समाप्त करते हैं। और इसके सही जवाब को देखिए दोस्तों, तो इसका सही जवाब आपको देखने को मिल जाएगा अटकामा। अटकामा, जो कि आपके दक्षिण अमेरिका महादेश में ही देखने को मिलता है, और ये अटकामा मरुस्थल जो है, ये दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल माना जाता है। यहाँ पर सरवाइव करना लगभग लगभग नामुमकिन है दोस्तों, इसीलिए इस क्षेत्र में आपको सहारा से भी कम आबादी देखने को मिल जाएगी। गोबी डेजर्ट, ये भी एक टफ रेगिस्तान माना जाता है, जो कि चीन और मंगोलिया वाले क्षेत्र में मिलेगा। और ये जो थार देख रहे हो ग्रीन, ये आपके भारत पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है, मेनली भारत के गुजरात, राजस्थान, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र वाला एरिया है। इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि हम लोगों ने काफ़ी सारे थार मरुस्थल वाले क्षेत्रों में फिर से जो है पेड़ लगाने में सफलता पाई है, यानी फिर से हरियाली प्राप्त करने की एक जो मुहिम छेड़ी थी वो सही हुई है। फिलहाल दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान अटकामा, सबसे बड़ा आपका सहारा, और सबसे विकट अगर आपका बोले तो अटकामा ही रहेगा, भारत का थार है, और चीन में आपको देखने को मिलेगा गोपी मरुस्थल। चलिए, 5 लाख सांकेतिक रुपयों का सवाल है, और सवाल कोविड से जुड़ा हुआ, कोरोना। आप सभी को पता है कि कोरोना जो है फिर से दस्तक दे चुका है, इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप फिर से मास्क का प्रयोग कीजिए, और हो सके तो अपने, अगर आपको किसी भी तरह के, क्योंकि मौसम भी अभी ठंडा है तो आपको स्नीजिंग हो सकता है, छींकें आ सकती है, खांसी हो सकती है, फिर भी अपनी तरफ से एहतियात जरूर बरतिए। और अगर आप ट्रैवल करते हैं तो मास्क जरूर प्रयोग कीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट भी है। तो चलिए, सवाल ये है कि व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द कोविड डिजीज न्यू वेरिएंट। कोविड के अलग अलग वेरिएंट आते हैं दोस्तों, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन। तो इस तरह से वो अपना रूप बदलते रहता है, आप दवाएं बदलते हो, वो उससे भी बचने के लिए एक नए अवतार में आ जाता है। तो अभी जो है कौन सा उसका नया वेरिएंट है जो यहाँ पर फैल रहा है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन है आपके पिरोला सार्स कोव 2, पिरोला JN1, पिरोला H1N1, और पिरोला H2N5। इन चारों वेरिएंट में से वो कौन सा वेरिएंट है जो अभी तेजी से फैल रहा है। भारत में, इनफैक्ट बिहार में भी इसके केसेस देखने को मिल चुके हैं, इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सावधानी जरूरी है। चलिए, उम्मीद है आपने अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दर्ज कर दिए होंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी ज़रूरी सवाल है कि कोविड का नया वेरिएंट कौन। चलिए, समय समाप्त करता हूँ, और आपका सही जवाब हुआ है दोस्तों पिरोला JN1। पिरोला JN1 दोस्तों, ये कोविड का नया वेरिएंट है जो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है अभी के टाइम में, और इससे बचने की ज़रूरत है। हालांकि जो वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर हैं, उनका ये कहना है कि जो लोग टीका लगवा चुके हैं, और तो उनको बहुत ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है, बट हाँ, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जानलेवा हो ना हो, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, और जिन्होंने टीका नहीं लिया है तो प्लीज़ भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जाके ले लो, आपको ही नुकसान होगा अगर आप नहीं लिए हो तो। चलिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और ये है आज का संभवतः सेकंड लास्ट सवाल, हमेशा की तरह। और फिर से साइंस का एक सवाल है, विज्ञान का, और ये सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। मैं ऐसे सवाल ही लाने का प्रयास करता हूँ जो टफ जरूर हो, लेकिन पूछे जाते हो। तो आपका सवाल, अभी तक आपने ये तो पढ़ा होगा कि धरती का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, पता होगा आपको।
तो ये बताना है आपको, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ हाईएस्ट माउंटेन ऑफ सोलर सिस्टम? यानी पूरे सौर मंडल में, सिर्फ पृथ्वी की बात नहीं हो रही है, सिर्फ धरती की बात नहीं हो रही, पूरे सौर मंडल में, पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, केटू, किलिमंजारो, निक्स ओलंपिया। इन चारों में सौर मंडल का, पूरे सौर मंडल, पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, सबको जोड़ जाड़ के कि पूरे सौर मंडल का जितना भी अभी तक हमको जानकारी है उसमें सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, केटू, किलिमंजारो, निक्स ओलंपिया। चलिए जल्दी से अपने जवाब दीजिए और मैं यहाँ टाइम को समाप्त कर रहा हूँ और आंसर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आपका आंसर है यहाँ पर किलिमंजारो नहीं है। किलिमंजारो वैसे आपको अफ्रीका में देखने को मिल जाएगा। माउंट एवरेस्ट अभी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, यानी इस धरती की, इस पृथ्वी की, जो कि आपको नेपाल में देखने को मिल जाएगी। केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये जो है निक्स ओलंपिया, ये है आपका सही जवाब। ये दुनिया नहीं, सॉरी, पूरे सौर मंडल की सबसे ऊंची चोटी है पूरे, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा मंगल ग्रह पे। तो मंगल पे जो पहाड़ है निक्स ओलंपिया, ये पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ है। और इसकी हाइट अगर बात करो दोस्तों, तो माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,850 मीटर, यानी लगभग आप समझ लो कि 8.95 किलोमीटर। ये उससे बोलता है कि लगभग 3 से 4 गुना बड़ा है, यानी लगभग ये 30 से 40 हज़ार मीटर की हाइट है। मतलब ऐसे ऐसे कितने ही आप माउंट एवरेस्ट जोड़ दोगे तब जाके आपको निक्स ओलंपिया की हाइट मिलेगी। और आज का आखिरी सवाल, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पे बात हो रही है। बहुत ही एक फेमस, इमिनेंट और एक ऐसे लीडर जिनका संभवतः शायद ही कोई दुश्मन रहा होगा राजनीति में। तो बोला जा रहा है कि द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी सेलिब्रेटेड एज। हम लोग पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये मनाया जाता है दिसंबर महीने में। बहुत ही संभवतः आपके बहुत ही अच्छे लीडर थे। अगर आप उस इरा से नहीं हो तो आपने एक बहुत ही बड़े नेता को देखने की, मतलब देख नहीं पाए। आपको मैं संभवतः यही बोलना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छे के नेता थे। तो इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है, जो जन्म दिवस है, वो किस रूप में मनाया जाता है? बहुत फेमस है। अटल डे, वीर दिवस, गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस, और नन ऑफ दी एबव। इनमें से कौन सा वह दिन है जिसको हम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पे मनाते हैं? अटल दिवस, वीर दिवस, सुशासन दिवस, और इनमें से कोई नहीं। आखिरी सवाल है, तो बिल्कुल ध्यान से चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और आपका आंसर है गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे जिसको बोलते हैं सुशासन दिवस, ये मनाया जाता है हर साल 25 नवंबर को। 25 नवंबर जो कि इनकी जन्म दिवस की वर्षगांठ है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि इस दिन एक और महापुरुष जो कि हमारी आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया था, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, उनका भी जन्मदिन है। तो आपको बताना है कि वो कौन से महापुरुष हैं जिनका जन्मदिन और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन एक ही दिन है। और अटल जी के बारे में तो आपको मैंने बता दिया। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि वो कौन से दूसरे महापुरुष थे जो 25 दिसंबर को जन्म दिए थे। इनके बारे में ये बता दें कि ये कांग्रेस के 4 बार अध्यक्ष बन चुके हैं। साथ ही साथ इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। तो कमेंट सेक्शन में आप जवाब दीजिए। और इसी के साथ आपका आज का ये जो सेशन है समाप्त होता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। और क्या बोलूँ, मेहनत काफ़ी लगती है दोस्तों, इसलिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और पर्यावरण का ध्यान तो ज़रूरी है, तो पर्यावरण का ध्यान जरूर रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करते जाइए। साथ ही साथ प्यार बांटते जाइए, परिवार के साथ समय बिताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।